बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। दो खबरें हैं, दोनों बहुत अहम हैं और दोनों पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं इन दोनों पर थोड़ा सा लेट आपसे बात कर रहा हूँ। एक वाक़या है इस्लामाबाद में नौजवान के कत्ल का, पुलिस की जानिब से मारा गया है और उसामा की मौत के बाद क्या हुआ है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। और दूसरा जो मामला है वो है CCPO लाहौर उमर शेख का। उमर शेख के मामले पर बात करेंगे। उमर शेख के मामले पर मैंने तीन जगहों से मालूमात जमा की हैं और ये मालूमात बहुत अहम हैं। पहले उमर शेख के मामले की बात कर लेते हैं। उमर शेख के मामले पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक फरिश्ता था जिसे CCPO लाहौर बनाया गया था, उस फरिश्ते ने आकर पूरे महकमे को जो है वो सीधा कर दिया था, इंसान का बच्चा बना दिया था। और उसके बाद उस फरिश्ते के जाने के बाद जो है ये डर पैदा हो गया है कि वापस ये पूरा महकमा जो है वो शैतान बन जाएगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। कि जो मैंने मालूमात जमा की हैं, इन मालूमात में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 3 सोर्सेज से मैंने ये मालूमात जमा की हैं। इनमें एक सोर्स जो है उसका ताल्लुक उसी महकमे से है जिस महकमे में उमर शेख साहब काम करते हैं। तो उस सोर्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि क्या पता चल रहा है महकमे के अंदर से, एक बड़े ढंग के अफसर की जानिब से। दूसरी जो सोर्स है उसका ताल्लुक मेरी बिरादरी से है, मीडिया से, एक क्राइम रिपोर्टर से। क्राइम रिपोर्टर यानी वो साहब जो रोजाना ऐसे ही पुलिस अफसरों से, IG से लेकर एक ASI, एक पुलिस वाले तक, एक सिपाही तक, जिनका रोजाना का मालूमात के हुसूल के लिए बार बार राब्ता होता है पुलिस वालों से। एक बहुत अहम क्राइम रिपोर्टर से हासिल होने वाली मालूमात मैं आपके हवाले करूंगा। और तीसरी जो सोर्स है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि तीसरी सोर्स जो है उसका ये कहना है कि वो खुद विक्टिम्स में शामिल है, वो खुद विक्टिम्स में शामिल है। और तीसरी सोर्स का ताल्लुक जो है वो पंजाब के हुक्मरान के इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से एक है वो सोर्स। और इस हवाले से उस सोर्स से मिलने वाली मालूमात भी बहुत अहम है। तो उमर शेख साहब जो हैं वो लाए गए थे पंजाब में और लाहौर में कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। उन जैसा अफसर जो है वो लाहौर पुलिस को बदल कर रख देगा। लाहौर पुलिस का क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ये क़िबला दुरुस्त कर देंगे, इनमें ये सलाहियत है। इनके आने पर ही कहा जा रहा था कि ये मुस्लिम लीग नून को ज़रा सीधा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब की पुलिस, खास तौर पर लाहौर की पुलिस जो उनके ज़ेरे साया है रही है, वो सीधा करने में नाकाम रही है। और मुस्लिम लीग नून को जहां जहां कानूनी तौर पर टफ टाइम देना चाहिए वहां भी ये पुलिस टफ टाइम नहीं देती। ये बात दुरुस्त है। लेकिन उमर शेख साहब के आने के बाद क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो मालूमात आपके हवाले करना चाहूंगा वो मालूमात जो हैं वो हैं सरकारी सोर्स से हासिल होने वाली मालूमात। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जब आप सर्च करूं कि उस्मान बुज़दार साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से एक अहम शख्सियत से हासिल होने वाली मालूमात, तो पता यह चल रहा है कि उमर शेख साहब चेन ऑफ कमांड को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे। उमर शेख साहब ने हुक्मरानों को बिल्कुल खास नहीं डाली और उमर शेख साहब अपनी मनमानी करते थे। उमर शेख साहब किसी को रिपोर्ट नहीं करते थे। उमर शेख साहब अपने अफसरान को भी रिपोर्ट नहीं करते थे, ये अपने बड़ों को भी रिपोर्ट नहीं करते थे। और ये रिपोर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब के एक खास मुशीर को, जिनकी वजह से ये CCPO लाहौर बनाए गए थे। और इनकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट, ये मैं आपको उस सोर्स से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक बता रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब से थी। और शहजाद अकबर साहब को ये रिपोर्ट करते थे, वहीं से ये अहकामात लेते थे और उन्हीं की रोशनी में काम करते थे। बाकी इनको उस्मान बुज़दार साहब के ऑफिस से जो चीज़ें कही जाती थी ये उनको घास नहीं डालते थे, ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। अगर वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से कोई रिपोर्ट मांगी गई है, कुछ चीज़ों को उन तक भेजा गया है, कुछ इश्यूज़ पर पुलिस को ये हिदायत की गई इनको रिजॉल्व किया जाए, तो उमर शेख साहब ने उनको रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। यानी उमर शेख साहब से कोई इंक्वायरी मांगी गई, उमर शेख साहब ने जवाब भी नहीं दिया। ये डायरेक्ट पंजाब के बड़े दफ्तर से पता चल रहा है। और फिर ये शहजाद अकबर साहब को रिपोर्ट करते थे। ये शिकायत जो है इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई, उनको बताई गई और इमरान खान साहब ने इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। उमर शेख साहब अपनी रविश पर चलते रहे, शहजाद अकबर साहब अपनी मुदाखलत करते रहे।
یہ میں آپ کو پنجاب میں سورسز کی مدد سے بتا رہا ہوں، اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ خود یہ معاملات دیکھ رہے تھے، معاملات حل نہیں ہوئے۔ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی دو شخصیات کے معاملے میں ان چیزوں کو برداشت نہ کرنے کا مظاہرہ کر چکے ہیں، عمران خان صاحب سے بات کر کے انہیں وہ ریموو کر چکے ہیں۔ تو اب کی بار کی انہوں نے یہی کیا کہ عمران خان صاحب سے پہلے شکایت کی، عمران خان صاحب کو وہ بتاتے رہے، اور پھر عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کر عثمان بزدار صاحب نے یہ جو ضروری کارروائی ہے اس کے بعد یہ کام کر دیا، اور عثمان بزدار صاحب نے ان کو ریموو کیا۔ عمر شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے تھے، صرف یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی اسکواڈ میں لوگوں کو لگانے کی بات ہے، باقاعدہ طور پر درست بات ہے کہ جو پولیس بینڈ کے لوگ ہیں، بینڈ باجے والے، انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا، یہ دو سورسز سے کنفرم ہو رہا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ارد گرد موجود لوگوں میں جو سورسز ہیں ان سے بھی کنفرم ہو رہا ہے، اور یہ کرائم رپورٹر دوست میرے وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں۔ اور پھر بات نون لیگ کو اسنب کرنے کی اگر ہو جائے تو مسلم لیگ نون کو اسنب کرنے کے معاملے میں جن چیزوں کی وجہ سے وفاقی حکومت ان کو چاہتی تھی کہ کام کریں، وہ بھی کام انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا رؤف کلاسر صاحب کو، اس انٹرویو کے بعد جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا بڑا ٹف ٹائم شروع ہوا۔ عثمان بزدار صاحب کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا ہے اس میں اس انٹرویو کے بعد جو عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے تھے اور یہ ہاٹ واٹرز میں تھے، تو وہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ عمر شیخ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر ایک گزشتہ دنوں واقعہ پیش آیا جس میں ایک ملزم جو ہے وہ کھلی کچہری میں گیا، اور اس نے کھلی کچہری میں جا کر 420 کی دفعہ کے تحت تھا، اس نے کھلی کچہری میں جا کر شکایت کی، ضمانت کا معاملہ تھا، ضمانت ان کے کہنے پر ہو گئی، عمر شیخ صاحب کی مداخلت پر ضمانت ہو گئی۔ جہاں ضمانت کے لیے کیس گیا وہاں سے بھی کہا گیا کہ جناب بندہ گلٹی ہے، لیکن کہا گیا نہیں جی صاحب نے کہا ہے تو یہ کام کر دیا جائے، کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ ثابت ہوا کہ بندہ گلٹی تھا تو انہوں نے دو افسران کو جو درمیان میں تھے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، جن کے ذریعے ضمانت کروائی تھی، ان کو ہتھکڑیاں لگوا دی۔ تو پولیس خود ان سے بڑی پریشان تھی اور یہ شکایات مسلسل آ رہی تھیں، پولیس والے جو ہے وہ مسلسل شکایت کر رہے تھے۔ دو ایس پیز کے ذریعے ان پر کرپشن کے الزامات ہیں کہ یہ کرپشن کر رہے تھے، یہ جو ہے وہ میڈیا سورسز بتا رہی ہیں۔ اور ایک ایس پی سے جو خفیہ ادارے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، انہیں بڑا ٹف ٹائم ملا، یہ اس کی وردی پر ہاتھ ڈالتے ڈالتے رہ گئے، ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی وہاں پر، اور وہ واقعہ جو ہے بہت بڑا بنتے بنتے رہ گیا، لیکن انہوں نے وہاں پر خراب زبان استعمال کی۔ خراب زبان کے استعمال کی شکایات جو ہیں وہ مسلسل ان کی جانب سے آ رہی تھیں، اور چھوٹے پولیس والے سے لے کر درمیانے افسر تک سب نے ان کی باقاعدہ طور پر شکایات کی تھیں، اور تحریری شکایات موجود تھیں۔ 1263 کل تبادلے، 1263 کل تبادلے جن کی جسٹیفیکیشنز بھی موجود نہیں تھیں، ان کی جانب سے کیے گئے، اور یہ مسلسل عمر شیخ صاحب کی جانب سے ہو رہا تھا۔ پولیس کے سورس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پولیس کے سورس کا یہ کہنا ہے کہ عمر شیخ صاحب نے جو گزشتہ دنوں میں کچھ چھاپے مارے جس میں یہ بتایا جاتا تھا اور میڈیا پر ان کو بڑا پروجیکشن ملتا تھا کہ عمر شیخ صاحب جو ہیں وہ رات میں کسی وقت بالکل نکل جاتے تھے، اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ہر ظلم مٹانے کو ایک مسیحا نکلتا ہے، لوگ شہنشاہ کہتے ہیں بالکل اسی انداز میں، اور اس کیس میں جو یہ کارروائیاں کرتے تھے ان کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کارروائیاں جو ہیں وہ اکثر غلط نکلی ہیں، اور ان کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں وہ بیچارے پولیس والے نشانہ بنے ہیں۔ یہ پولیس والوں کی شکایت ہے۔ پولیس والوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ یہ جو ہے دفتر کا چارج ہی آ کر سنبھالتے تھے 4 بجے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے یہ چاہتے یہ تھے کہ سب ان کی ٹائمنگ سے چلیں، اور پولیس والے جو ہیں ویسے بھی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ خاندان سب بھول جائیں، اور یہ پھر اپنے طریقے سے چلانے کے لیے جو شخص صبح 6 بجے سے کام کر رہا ہے اس کو بھی 4 بجے کے بعد اپنے طریقے سے چلانے کے لیے اس سے گالم گلوچ بھی کرتے تھے، خراب زبان کا بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ معاملہ ان کی جانب سے مسلسل ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ سامنے آ رہا تھا، اور پولیس ان کی وجہ سے پولیس کام نہیں کر رہی تھی۔ ان کے آنے کے فوری بعد جو سانحہ
मोटर वे पे इनके बयानात थे, उसके बाद किसी खातून से रिकॉर्डिंग सामने आई, ये बंदोबस्त कर दूंगा मार दूंगा टाइप की बातें कर रहे थे, वो भी हमने देख ली। अपने बड़ों से भी ये लड़ाइयाँ कर चुके थे। तो मामलात इतने ख़राब थे कि इनका जाना ठहर गया था, ये चले गए हैं। इसमें जो वज़ीर आज़म के बहनोई के प्लॉट वगैरह का मामला है, उसमें कोई ख़ास वजह नहीं है इसकी। इसके तमाम जो पहलू हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की अथॉरिटी को बाईपास करने से ताल्लुक़ रखते हैं। यह है उमर शेख साहब का मामला। और उस्मान बुज़दार साहब ने एक बार फिर, जिन्हें भोले बादशाह टाइप का आदमी समझा जाता है, अपनी रेट कि वो हुक्मरान हैं, यहाँ पर मामलात को जानते हैं, समझते हैं, संभालते हैं और उन्हें कोई दबाकर बेवकूफ़ बनाकर नहीं रख सकता, ये उन्होंने एक बार फिर साबित किया है। ये कोई चौथा मौका है कि उस्मान बुज़दार साहब ने ये साबित किया है। इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब वो लेक्चर्स देंगे जो पंजाब कांस्टेबलरी में चले गए डेप्यूटी कमांडेंट के तौर पर, और पुलिस वालों को जो है वो सिखाएंगे। वैसे भी वो पुलिस रिफॉर्मिस्ट होने का दावा करते हैं, क्योंकि अमेरिका से इसी मामले की वो तालीम हासिल करके आए हैं। अब बात उसामा नदीम सत्ती की। उसामा नदीम सत्ती के केस में जो 780A है इंसदाद दहशतगर्दी का कानून, उसकी दफात भी लगा दी गई हैं। और उसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज करूं कि इस केस में जो पुलिस वाले हैं पांचों, वो गिरफ्तार हो गए थे। पुलिस की जो FIR है वो सामने आ गई है। उसामा के वालिद ने ये कहा है कि उनके बेटे का एक दिन पहले झगड़ा हुआ था और बेटे ने बाप को बता दिया था कि पुलिस वालों ने धमकी दी है, हम तुम्हें मजा चखाएंगे कहा था। और पुलिस वालों ने उन्हें जो गोलियां मारी, जो पुलिस का इब्तिदाई बयान आया था वो ये था कि हमने गाड़ी को रोका, गाड़ी नहीं रुकी, हमने टायरों पर गोलियां चलाई, गाड़ी फिर भी नहीं रुकी, हमने उसके बाद गाड़ी पर गोलियां चलाई। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगी हुई गोलियां बता रही हैं कि बच्चे को मारा गया है, पुलिस ने मारा है। और बच्चे को गोलियां मारी गई हैं, बच्चे की बॉडी में जो है वो 6 गोलियां लगी हैं। बाज़ बयानात में ये 17 गोलियां पता चल रही हैं, बाज़ में 22, लेकिन अगर 22 गोलियां चलाई गई तो 6 इस बच्चे की बॉडी पर लगी हैं। इसे मार दिया गया है। जवान बच्चा था, 21 साल का, पॉलिटिकली अवेयर था। गुज़श्ता वजह से इसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी तस्वीर से कारकुन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंसाफियन नज़र आता है। मैंने एक पुलिस में दोस्त हैं, उनसे कुछ मालूमात हासिल करने के लिए जब बात की तो उन्हें बड़ा गुस्सा था कि यहाँ इदारे मार देते हैं लोगों को, एजेंसियां मार देती हैं लोगों को, आप बात नहीं करते। पुलिस वाला मारता है तो आप लोग बात करने बैठ जाते हैं। तो बात सब पे होती है, नाहक कोई भी मारा जाए उस पर बात होती है। रही बात पुलिस की, तो मैंने यहीं इसी जगह बैठकर एक पुलिस वाले के कत्ल पर उस पूरे महकमे के लिए बात की है, उनको सैल्यूट पेश किया है जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं। उनका तो हक अदा करने के लिए हम कुछ भी कर लें, हम इस काबिल हैं ही नहीं कि हम उनका हक अदा कर सकें। लेकिन क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है कि अगर कोई इदारा मार देता है तो आप भी मार देंगे? आप सड़क पर इसलिए मौजूद हैं कि आप उनकी हिफाजत करें। और एक जवान 21 साल के बच्चे को, जिसका गर्म खून है, आप पीछा करके जाके लड़ाई के नतीजे में बाकायदा उसको देखेंगे कि कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, और फिर रास्ते में उसको रोक कर मारेंगे। अगर ये करना है तो फिर आप किस बात का ये मुतालबा करते हैं कि हमें उस मौके पर भी इज्जत दें जब हम मुजरिमों को ठिकाने लगाते हैं? वो आपका काम है, ये आपका काम नहीं है। जो आपका काम नहीं है उस पर तो आपसे बाज़पुर्स होगी कि आपने क्या किया है। जो आपका काम है उस पर आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, उस पर आपको अवार्ड भी मिलता है, और उस पर आपको, मैं तो क्या, कोई भी सर के बल खड़ा हो जाए तो आपका हक अदा नहीं कर सकता। वो लोग जो अपनी जान देते हैं उनका हक अदा कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़बान निकाल के रख दूं, मैं अपना खून दे दूं, मैं वह हक अदा करने के काबिल नहीं हूं, कोई भी नहीं है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।